हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो ना आपको पता ही है कि 80 मार्क्स का जो है ना पेपर आता है इकोनॉमिक्स का 12th क्लास बोर्ड में। ठीक है, 40 मार्क्स इवन के मैक्रो का और 40 मार्क्स जो है इंडियन डेवलपमेंट का। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना मिड टर्म के लिए भी और जो ना वैसे भी बोर्ड के लिए भी क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक, मतलब इम्पोर्टेंट सबसे तो नहीं कह सकते लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो ना फॉर द एजुकेशन, फॉर द नॉलेज, मनी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, कमर सीधी करके बैठिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी, मुद्रा। ठीक है, इसमें मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले आता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं इसे। सी टू सी इसे कहते हैं हम, सी टू सी, सी टू सी, कमोडिटी टू कमोडिटी, राइट। वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था पहले, यानी बहुत पहले। अगर देखा जाए तो जब कहते हैं ना कि वर्ल्ड इतना डेवलप नहीं हुआ था, साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग क्या कहते थे, लोगों की जो नीड्स थी, आवश्यकता थी, बहुत कम थी। तो वो लोग क्या करते थे, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। लाइक मेरे पास कुछ है और आपके पास कुछ है, आपकी चीज मुझे आवश्यकता है और आपको जो ना मेरी आवश्यकता है, तो हम एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो गए। एक टोकरा में गेहूं दे दिया आपने, एक टोकरा चावल दे दिया, लेकिन उसमें मेजर नहीं कर सकते चावल महंगा गेहूं सस्ता, ऐसा नहीं हो पाता था। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, क्वालिटी नहीं हो पाता था। रेट जो आज के डेट में हम कहते हैं रेट बढ़ गया, घट गया, डाउन, ये सब चीजें नहीं हो पाती थी। तो उस समय क्या होता था, पहले टॉपिक क्लियर करिए। बार्टर गुड्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, कमोडिटी टू कमोडिटी। बस इस वर्ड से क्या होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी, वस्तु से वस्तु का विनिमय को, यानी लेन देन को हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जब नीड्स कम थे तो उस समय पूरा हो जाता था, राइट। लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उस समय के टाइम में, उस जमाने में ये चल रहा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जाहिर सी बात है जैसे जैसे समय आया, जैसे आप देखते हो कि आज के 30 साल, 25-30 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का युग था। ठीक है, तो लोगों के पास टीवी इतना हुआ नहीं करते थे, और होता था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते, तो उस समय की आवश्यकता वही थी, वो पूरा कर दिया। लेकिन समय के हिसाब से इन्वेंशन हुए, नए नए चीज़ आए, कलर टेलीविजन, आज का एलईडी, एलसीडी, स्मार्ट जो ना टेलीविजन, बहुत सारी चीज़ें आ गए आज के मॉडर्न जनरेशन में। तो ऐसे ही जो है ना उसका भी जो ना मॉडिफाई हुआ, चेंजिंग हुआ, और जो ना कम्युनिटी टू कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया, मनी आ गया। ठीक है, तो उसकी क्यों रिप्लेस करना पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ नए फीचर्स आ जाएंगे और पीछे के जो ना कमियां होगी, तो उन कमियों को तो अब पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आपका जो ना बार्टर एक्सचेंज था, उसकी कमियां क्या थी। तो लिमिटेशन जो था, लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां, क्या कमियां थी? सबसे मेन क्या है, 4 कमियां, यानी 4 चीजों ने ही मजबूर कर दिया लोगों को कि इसको चेंज करके हम मनी लाएं या कुछ ऐसा चीज लाएं। ठीक है, जैसे आपने कभी स्टोरी वगैरह में पढ़ते हो कि एक किंगडम ऑफ फूल में क्या था, हर चीज को डड्डू के साथ जो ना तोला जाता, वेट किया जाता, हर चीज को एक डड्डू के बराबर मेजर किया। ऐसे अलग अलग टाइम में अलग अलग राजाओं ने, कोई चांदी के सिक्के, कोई जो ना सोने के सिक्के, अलग अलग लोगों ने चलाए हैं अपने अपने टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कमियां थी। लैक ऑफ ड्यूल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, दोहरी संयोग का अभाव। दोहरा संयोग मतलब मीन्स क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे पास जो चीज है आपके पास है, सॉरी मेरे पास जो है, ठीक है, आपको आवश्यकता है, लेकिन आपके पास जो है मुझे आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ढूंढना पड़ता था। तो ये कमी थी कि 2 पार्टी तैयार होना, एग्रीमेंट होना, तब होना है। तो इसे कहते हैं लैक ऑफ ड्यूल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, दोहरे संयोग का अभाव होता था, मिलता नहीं था। ठीक है, पहला चीज ये पॉइंट पॉइंट आप समझ लीजिए, बाकी आप बना के लिख सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स की पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, पहले क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं हम कर पाते थे। लाइक मैंने कहा आपको, मैंने दिया गेहूं और आपने दिया चावल, एक टोकरा भर के, बराबर बराबर एक टोकरा या कट्टे में भर के, बोरे में भर के दे दिया, लेकिन उसका मेजर नहीं कर सकते ना, किसका महंगा किसका सस्ता। ठीक है, तो ये जो दूसरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक का कमी थी, लिमिटेशन था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट कहते हैं कि अगर स्थगित भुगतानों का, अगर स्थगित भुगतान, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, डील कर लेते हैं, आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको गेहूं दे दूंगा, लेकिन मुझे अभी चाहिए नहीं, या आपने कहा मुझे अभी नहीं चाहिए, आप अगले सीजन में, अगले बार दे देना। ठीक है, तो आज के डेट में हम आज का रेट लगा के
जो भी रेट होगा उस टाइम महंगा सस्ता करके हम दे देंगे, इंटरेस्ट लगा के दे देंगे। लेकिन ये पहले कई शताब्दी पहले ऐसा नहीं हो पाता था, ठीक है। तो डिफर्ड पेमेंट को जो है ना, यानी स्थगित भुगतान को हम मेजर नहीं कर सकते, सही से आकलन नहीं कर सकते थे। लास्ट कहता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम स्टोर नहीं कर सकते थे। आज के डेट में लोगों के घर में, जैसे आप कोई स्कैम देखते हो, अलग अलग बहुत सारे स्कैम आते हैं, कभी टेलीविजन में भी आप देखते हो, मूवी वगैरह में स्कैम आते हैं, ठीक है, कि जो उनके गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, अलमारी में, दीवार में, कहाँ कहाँ से जो ना पैसे निकलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टोर कर लेते हैं, लेकिन ये पहले नहीं था, क्योंकि था ही नहीं, मुद्रा मनी था नहीं, तो इसलिए हम स्टोर नहीं कर पाते थे। क्लियर, ठीक है। तो ये था लिमिटेशंस। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी, मुद्रा की परिभाषा। अब जैसे क्या था कि C2C रिप्लेस, यानी ये कमी है, यानी C2C परिभाषा आपको समझ आएगा, डेफिनेशन। इसके बाद आपके इसका जो ना, इसकी जो ना लिमिटेशन थी, लिमिटेशन यानी इसको जो ना खत्म किया क्या, मनी आ गया। अब मनी है क्या, ये नहीं कि आज के जो मनी हम रुपया यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही आ गया ना, पहले हम इसके डेफिनेशन समझेंगे। मनी इज एनीथिंग दैट जनरली एक्सेप्ट एज, पैसा या मुद्रा कोई भी हो सकता है जिसे हम जनरली एक्सेप्ट कर लें, कोई भी, हम आप कोई भी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये चार चीजें जो है अगर कर देते हैं पूरा, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी लेन देन का माध्यम हो जाए, कि आज आपका चावल मैं ले सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, आप मेरा गेहूं ले सकते हो, पैसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज ये पूरा कर दे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर कर सकते हैं भाई, चावल इतने रेट है, 50 रुपये, 60 रुपये, गेहूं इस रेट है, ये मेजर कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, जरूरत पड़ने पे हम अपने घर में जहां मर्जी चाहे स्टोर कर लें, बैंक में स्टोर कर लें, कहीं भी, ठीक है। और लास्ट है मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, यानी जो ये लास्ट पॉइंट था, अगर इन चारों चीजों को पूरा कर देता है तो क्या होता है कि आपका ये मनी क्वालिटी पूरा हो जाता है, ठीक है। अब मूव करते हैं मनी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने फंक्शन ऑफ मनी, यानी पीछे हमने पढ़ लिया कि फंक्शन ऑफ मनी में दो टाइप होते हैं, शॉर्ट में मैंने चार्ट बना दिया, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी यानी इसे हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक कार्य, और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन यानी द्वितीय कार्य होता है। प्राथमिक कार्य में दो पार्ट होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी हम लेन देन कर सकते हैं, पैसे से हम क्या करते हैं, पहला चीज तो यही है, कोई भी चीज हम खरीद बेच सकते हैं, ठीक। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर कर सकते हैं कि ये मार्कर कितने का है, ये व्हाइट बोर्ड कितने का है, ये शर्ट कितने का, हर चीज का मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों आ जाता है आपका प्राइमरी फंक्शन। जो ना सेकेंडरी फंक्शन में आता है दो टाइप, इसमें भी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड, यानी डिफर्ड पेमेंट में क्या होता है, स्थगित भुगतान, जो बाद में पेमेंट हम करते हैं, जैसे हम EMI पे ले लेते हैं या कोई चीज ले लेते हैं, तो उसका जैसे इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से, हम लोन ले लेते हैं उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम दे देते हैं, यानी जो भी हो, ठीक है। और स्टोर ऑफ वैल्यू, हम स्टोर कर सकते हैं, से रख सकते हैं। इन चीज़ों ने जो ना, यानी जो ये बार्टर गुड्स की जो ना ये कमियां थी, लिमिटेशन थी, ये मनी ने रिकवर कर दिया, ठीक है। आगे आता है इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब मनी का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखोगे इवोल्यूशन ऑफ मनी में आता है, ठीक है, कॉमोडिटी मनी। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में मनी नहीं था तो कम्युनिटी मनी में था, कम्युनिटी मतलब C2C, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, वही पैसे का काम करता था, ठीक है। इसके बाद मेटेलिक आ गया, मेटेलिक मतलब धातु का मुद्रा आया, कभी जैसे मैं बताता रहता हूँ, चांदी का, सोने का, तांबे का, ऐसे, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये मेटेलिक मनी हो गया। नेक्स्ट आता, उसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ तो पेपर मनी आ गया, ठीक है। पेपर मनी के बाद क्या आ गया, फिर जो ना क्रेडिट मनी आ गया, जो आजकल हम रुपये वगैरह के रूप में हम नोट वगैरह है, क्रेडिट मनी होता है। फिर आ गया प्लास्टिक मनी, जो ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आ गया आपका प्लास्टिक मनी। और मनी नहीं है, मनी के जैसा वो है, मनी उसके द्वारा कर लेते हैं। और अब आएगा वर्चुअल, ये जो है ना आपके बुकों में नहीं होगा, वर्चुअल मनी आ गया, वर्चुअल करेंसी आ गया, ठीक है। अब आने वाले टाइम में जो है वर्चुअल करेंसी का जो ना जो टाइम आने वाला है, और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इसको डिमांड दिया जा रहा है, जो कि एक ट्रांसफर हम कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसको हम स्टोर करके अगर हाथ में ले जाए और वो करें, वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कोई गुड्स नहीं होगा या किसी के रूप में नहीं होगा, ठीक है, बस वो वर्चुअली है, ठीक है। आपके फोन में अकाउंट में ये होगा कि आपके पास इतना है, लेकिन वो शो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि शो करेगा, लेकिन अगर आप उसे विड्रॉ करना चाहो, बैंक से आप जाते नोट निकाल लेते हो, सिक्के निकाल लेते हो, ले लेते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये जो मनी आया, तो इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा बैक, ठीक है, थोड़ा सा इसके पीछे की चीजों को देखेंगे कि ऐसे पैसा आया कब,
ठीक है, जैसे माइंड में आता है कि सर आज के रुपया आ गया तो ये रुपया कब से स्टार्ट हुआ, क्या है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो थोड़ा हम पीछे से उसके बारे में करेंगे। सबसे पहले जो ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, ठीक है, 6th सेंचुरी BC, यानी जो ना सबसे पहले कॉइन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि कौन और कहाँ जारी किया था, ऐसा नहीं, 6ठी शताब्दी पहले। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न कॉइन आया, ये 15वीं शताब्दी में मॉडर्न कॉइन आ गया। ठीक है, ये जो ना आफ्टर यानी AD वाला है। ठीक है, यानी इसमें सबसे पहले आता शेरशाह सूरी, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बाजार का भी वो किया था, लगाने और स्टार्ट करने का। शेरशाह सूरी के लिए बहुत ज्यादा जो ना नाम होता है। ठीक है, 1540 से 45 में इन्होंने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो 15वीं सेंचुरी में इसका हुआ। फिर पेपर करेंसी 18वीं शताब्दी तक आते थे, जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आ गए। उसके बाद हमने जो ना नई चीज सीखा, पेपर करेंसी यानी पेपर नोट आ गया। ठीक है, यानी कॉइन भी चलते थे, ठीक है, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन पेपर नोट आ गया। वह पहला जो फर्स्ट नोट था वो 1770 यानी 1770 में कोलकाता यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एक बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो कोलकाता में सबसे पहले जो ना उसको उन्होंने जारी किया था। ठीक है, 1770 में सबसे पहले, उस टाइम वो अंग्रेजों का प्रेसिडेंसी थी बंगाल, तो वहां पे उन्होंने वो किया था स्टार्ट। ठीक है, और उसी के देखे देखा एक दो और प्रेसिडेंसी यानी बंगाल बिहार में कागज जो ना पेपर नोट छापना शुरू हो गया था। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल कब से हुआ? ठीक है, 1861 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हो गया, तो 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस समय अंग्रेजी शासन थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट था, उन्होंने जो ना पेपर नोट का जो ना एक्ट लागू कर दिया। कब? 1861 में। ठीक है, और उस समय जब पेपर नोट छापा गया, प्रिंट किया गया, तो रानी विक्टोरिया जो वहाँ की महारानी थी ब्रिटेन की, उनका जो ना पेपर पे जो ना यानी नोट पे उनका तस्वीर वाला पहला नोट छापा गया था 1861 में। इसके बाद 1935 में RBI के एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1935 में स्थापना हुआ। 1938 में करेंसी नोट जारी किया गया हमारे देश में, और उसके बाद से आज के डेट में थोड़ा बहुत जो ना नए नए इवोल्यूशन या नए नए चीज है जो है चेंज होते हुए, जैसे कभी 2000 नोट बंद होती है, कभी 500, 1000 ऐसे। ठीक है, तो ये चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी को हम कैसे अलग अलग रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। एक आता है लीगल डेफिनेशन, इसका जो है कानूनी या वैधानिक जो ना परिभाषा कहते हैं। फंक्शनल डेफिनेशन, लीगल में जो ना कि जैसे हम कहते हैं ना कि नोट को किसी को दिया जाए, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो मना नहीं करेगा अगर वो फेक करेंसी नहीं है, इसे लीगल कहते हैं, कानूनी। अगर कोई पागल या दिवालिया नहीं अगर नोट फाड़ता है तो उस पर क्राइम है और केस भी बनता है। ठीक है, फंक्शन मनी, फंक्शन डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑन बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, किस तरह से किसमें हम चेंज कर सकते हैं। और लास्ट आता है डेफिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ स्कोप, स्कोप के आधार पर। अब इन चारों के बारे में हम देखेंगे। लीगल डेफिनेशन में क्या होता है? एक आता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर ऑफ मनी क्या होता है? कानूनी मुद्रा या जो ना कानूनी या वैधानिक मुद्रा कहते हैं। दो टाइप्स को होते हैं। एक होता है आपका लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड मतलब सीमित, जैसे क्वाइन वगैरह आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, बड़ी प्रॉपर्टी या किसी चीज का पेमेंट करना है, गाड़ी का पेमेंट करना 20 लाख 30 लाख, तो आप क्वाइन दोगे तो मना कर सकता कोई भी, तो इसे कहते हैं लिमिटेड या सीमित किराया मुद्रा कहते हैं। और ठीक है, अनलिमिटेड में क्या आता है? नोट्स जो सर्कुलेशन में है, 500 1000 जो भी है, खैर 1000 रुपये इस टाइम नहीं चल रहा, तो जो भी है वो सर्कुलेशन में हो, अगर वो फेयर है या क्लियर है तो उसे मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नॉन लीगल टेंडर में आता है। नॉन लीगल यानी ये मनी नहीं है कानूनी रूप से, लेकिन इसे मनी के रूप में यूज किया जाता है। जैसे बैंकों द्वारा DD डिमांड डिपोजिट DD होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, पेमेंट करना है किसी को, DD बनवा के दे दो। ठीक है, तो वो होता है, चेक वगैरह होता है। ठीक है, ये मनी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, नॉन लीगल टेंडर में आ जाता है कि लीगल टेंडर तो नहीं है लेकिन नॉन लीगल में आ जाता है, मनी का रूप करता है या काम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है फंक्शनल। फंक्शनल जो है ना डेफिनेशन में क्या आ जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चार चीजें आपने पीछे पढ़ा, मैंने उसके बारे में बताया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये चारों इसी में आ जाते हैं फंक्शन, यानी मनी के चार कार्य, मतलब मनी फंक्शन के आधार पर ये चार चीजों को पूरा कर देता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब होता है किस तरह से हम उसे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी लिक्विड फॉर्म जो ना, फॉर्म ऑफ मनी।
यानी मनी से किसी और रूप में हम चेंज कर सकते हैं। पैसे से हम सोना ले लिए, सोने से पैसा कर लिए, इस तरह से लिक्विडिटी चेंज होता रहता है। नियर मनी दूसरा आता है, नियर मनी यानी पैसे के करीब में हम दूसरा कोई चीज, जैसे प्रॉपर्टी ले लिया, कोई एनएससी खरीद लिया, कोई बैंक में एफडी करा दी, कुछ भी ऐसे उसके रूप में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, स्कोप के यानी क्या क्या स्कोप है उसके हिसाब से एक नैरो डेफिनेशन होता है, एक ब्रॉड होता है। नैरो में ये चारों आ जाता है आपका। ठीक है, कौन कौन सा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, तो ये चारों आ जाते हैं। ठीक है, नैरो में। और ब्रॉड में आ जाता है मनी प्लस नियर मनी जो उसके साइड में होता है, उन दोनों को। अब बात करते हैं मनी को सप्लाई कौन करता है, तो आरबीआई सप्लाई करता है। सेंट्रल बैंक आपका जो ना कंट्री, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है, वही उसी पे जिम्मेदारी होती है। और इसको किस किस फॉर्म में किया जा सकता है, तो M1, M2, M3, M4 के रूप में सप्लाई किया जाता है। M1 बेसिकली आपके पोस्ट के हिसाब से इस समय है, बाकी आउट ऑफ धीरे धीरे कट गया। तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है, आपको मनी सप्लाई में आपको पढ़ना है CC या C प्लस DD प्लस OD। C मतलब होता है पब्लिक के पास जो करेंसी जमाएं होती हैं, DD मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, यानी जो बैंक को कमर्शियल बैंक में होता है, अदर डिपॉजिट यानी और जितने भी डिपॉजिट होते हैं कमर्शियल बैंक से लगाए। ठीक है, इन सबका टोटल होता है। इसके फॉर्म में जब भी आरबीआई या सेंट्रल बैंक जब नोट इशू करना होता है तो पहले इनको चेक करती है कितना है, उसके हिसाब कितना और सर्कुलेशन में चाहिए, तो उसी हिसाब से होता है। ठीक है, M2 क्या होता है, M1 प्लस जो है ना सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग डिपॉजिट हो जाता है वो M1 में जुड़ जाता है, तो M2 बन जाता है। M3 में क्या होता है, जो M1 है यानी ये 3 है और प्लस जो नेट टाइम डिपॉजिट होता है, जो टर्मिनली हम लेते हैं उसको जो है ना जोड़ देते हैं। M4 क्या होता है, M3 में जो है ना टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, इसमें एक्सक्लूडिंग एनएससी होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसको छोड़ करके ठीक है बाकी सारे चीजों को हम जोड़ देते हैं, तो M4 आ जाता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी को हम वर्गीकृत किया जाए तो ये होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड का मतलब होता है कि जितना पैसा है, 1 रुपये के कॉइन है तो 1 रुपये का उसमें मेटल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फुल बॉडीड। ठीक है, दूसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यानी फुल बॉडीड के रूप में उसका रिप्रेजेंटेटिव, लाइक एक कन्वर्टेबल पेपर मनी, यानी कन्वर्टेबल जैसे नोट वगैरह है, और इन कन्वर्टेबल पेपर मनी। ठीक है, कन्वर्ट किया जा सके नहीं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जो है ना 4 पार्ट्स में हो गया। एक टोकन मनी होता है, ठीक है, जैसे वो पैसा नहीं होता है, एक तरह से उसी टोकन, जैसे हम कहीं गेम खेल रहे हैं और वो तो वो 10 रुपए का टोकन, तो वो टोकन मनी आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी होता है, यानी उसके जो ना रिप्रेजेंट करता है, मनी का ही जो टोकन रिप्रेजेंट करता है। सर्कुलेटिंग नोट्स, यानी जो सर्कुलेटिंग मनी में तो वही होता है नोट, जितने भी आपके 500, 200, 100, 50 जितने भी नोट सर्कुलेट में। और डिमांड डिपॉजिट यानी DD जो कमर्शियल बैंक इशू करता है। ठीक है, तो ये आपका जो ना क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, हिस्ट्री ऑफ मनी आपको बता दिया, मनी सप्लाई बता दिया। ठीक है, मनी के फंक्शन बता दिए, टाइप्स ऑफ मनी बता दिए। आई होप कि इस चैप्टर में इतना ही है। अगर इनको आप क्लियर कर लेते हो तो मनी का चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो खत्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करिए कि आपको जो है ना किस टाइप की वीडियो पसंद ज़्यादा है। ठीक है, तो हम पहले उसी पे फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।